ईयर्स के बाद जो है वो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं सिटीजनशिप के लिए। अच्छा सर, हमें आप यहाँ पे ये बताएं कि परमानेंट रेजिडेंसी में और सिटीजनशिप में क्या फर्क होता है। आइडेंटिटी मिल जाती है, आपको वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं, आपको पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर से ऑब्लिगेशंस जो है वो हट जाती हैं। मींस के सिटीजनशिप इज अ नेक्स्ट लेवल ऑफ परमानेंट रेजिडेंस। कोई एजुकेशनल एस्पेक्ट्स के लिहाज से आ रहा है, कोई यहाँ पर टूर करने आ रहा है, विजिट करने आ रहा है, एक्सप्लोर करने आ रहा है इस कंट्री को। 192 कंट्रीज वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो आफ्टर स्टडीज यू कैन गेट योर वर्क वीजा एंड उसके बाद आप जो है वो रेजिडेंस परमिट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स की मैं बात करूं तो देखिए इसकी भी रिक्वायरमेंट सेम वैसी ही है, कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है वो रिक्वायरमेंट आ रही है तो ऑफिशियल लैंग्वेज की आ रही है। बट यही जो कंट्रीज जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये कंट्रीज जो है ना आपके स्टडी ड्यूरेशन को भी काउंट करती है। अगर आप बैचलर्स के लिए गेम में देखें, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप सारा ड्यूरेशन स्टूडेंट वीजा पे निकाल लेते हैं तो आपको वो ड्यूरेशन भी काउंट होता है, लेकिन उसके बाद आपको जॉब फुल टाइम जॉब लेना जरूरी होता है। 2 साल के बाद आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं पीआर अप्लाई करने के लिए। आपने वहाँ पर स्टडीज कर ली, आपको 2 साल के अंदर अंदर लैंग्वेज आ ही जाती है, तो आप 2 साल के बाद वहाँ पर पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हकीकत को हमेशा हकीकत ही जानना चाहिए। सच हमेशा होता कड़वा जरूर है लेकिन होता सच ही है। Assalamualaikum everyone. Welcome back to our channel. This is me Anam Jabbar from University's Page Visa Consultant और मेरे साथ मौजूद है सर तलहा। आज की हमारी वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमारे पास क्वेश्चंस आए होते हैं कि हमने जो कंट्री सिलेक्ट किया है उसकी पीआर और सिटीजनशिप हमें कितने अरसे में मिलेगी और इजीली मिल भी सकती है कि नहीं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो पीआर और सिटीजनशिप के हवाले से हमसे पूछते हैं। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी व्यूवर्स, आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसी कंट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे जिनकी पीआर और सिटीजनशिप लेना बहुत ही आसान है। आप बहुत ही कम अरसे में उनकी पीआर और सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है सर तलहा। जी सर तलहा, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक। जैसे कि सर आप जानते हैं कि हमारी वीडियो पीआर और सिटीजनशिप पे है, तो आप हमारे स्टूडेंट को सबसे पहले ये बताएं कि परमानेंट रेजिडेंसी होती क्या है। परमानेंट रेजिडेंसी इज अ लीगल रेजिडेंसी स्टेटस ऑफ अ पर्सन हु वांट्स टू लिव इन अ पर्टिकुलर कंट्री। ये कह लें कि मतलब कि वहाँ का ये जो होता है ना एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, ग्रीन कार्ड कह लें इसको, जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन होती है, आपकी पिक्चर होती है, आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं जो कि आपको अलाउ करते हैं पर्टिकुलर कंट्री के अंदर रहने की विदाउट एनी बाउंडेशन। मतलब कि आप वहाँ के सिटीजन तो नहीं बनेंगे बट आपको ये एक आइडेंटिटी कार्ड दे दिया जाता है जिसकी बेस पे आप वहाँ पर बहुत ज्यादा कंफर्टेबली जो है वो रह सकते हैं। तो सर ये किस्म का आइडेंटिटी कार्ड हुआ ना वहाँ का? बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या है? बिल्कुल इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ गेटिंग अ परमानेंट रेजिडेंसी बट मेजर बेनिफिट्स इज दैट कि अगर आपने यूरोप की किसी भी कंट्री की परमानेंट रेजिडेंसी ली है, दैट अलाउज यू टू ट्रेवल इन एनी कंट्री ऑफ यूरोप विदाउट वीजा। देखिए यहाँ पर कितना बड़ा बेनिफिट है कि अगर आपने किसी कंट्री की, यूरोपियन कंट्री की जो है वो आपने परमानेंट रेजिडेंसी ले ली है, उसके बिहाफ पर जो है आप यूरोप की किसी भी कंट्री में जो है वो इजीली ट्रेवल कर सकते हैं वीजा फ्री विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन। मींस कि सर अगर हमने किसी और कंट्री में ट्रैवल करना है तो हम इस कंट्री की परमानेंट रेजिडेंसी के जो कार्ड है उस पे हम ट्रैवल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही देखे ना, आपको वीजा लेना नहीं पड़ता है। आपको जब एक परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड मिल गया है जो कि आपकी आइडेंटिटी हो गई है, ठीक है, आपने वो आइडेंटिटी शो करके जो है वो ट्रेवल करना, जस्ट आपने जो है वो एयर टिकट जो है वो बाय करना है। आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको वहां का कह लें कि ये एक शनाख्ती कार्ड मिल गया है। तो खैर ये भी मतलब टेम्पोररी टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि ये सिटीजनशिप तो है नहीं है, ये टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए, बट ये लॉन्ग ड्यूरेशन टाइम पीरियड के लिए होता है जो फॉल इसी कैटेगरी के अंदर करता है। आपने इसी कार्ड के बिहाफ पर जो है वो ट्रेवल करना होता है अदर यूरोपियन कंट्रीज का। आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, जस्ट आपने एयर टिकट जो है वो बाय करना हो। बिकॉज यू विल गेट द पीआर स्टेटस फॉर होल यूरोप एंड ऑल्सो यू विल गेट द परमिशन टू स्टडी एंड वर्क इन द होल यूरोप। आप यूरोप की किसी भी दूसरी कंट्री में जाकर काम कर सकते हैं, स्टडीज करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। अपने लिए ये कह लें कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सर यहाँ पे रेजिडेंस परमिट भी आती है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है रेजिडेंस परमिट और परमानेंट रेजिडेंसी में? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है रेजिडेंस परमिट और परमानेंट रेजिडेंसी के डिफरेंस के हवाले से। तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पर काफी सारे लोग जो है वो कंट्रीज के रेजिडेंस परमिट लेते हैं, बट रेजिडेंस परमिट एंड परमानेंट रेजिडेंसी आर टू डिफरेंट थिंग्स। रेजिडेंस परमिट अलाउज यू टू लिव देयर बट इट इज वेरी फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो कि आपको हर साल 2 साल बाद जो है वो रिन्यू करवाना पड़ता है टू कीप लिविंग इन दैट कंट्री। बट जो परमानेंट रेजिडेंसी होती है वो लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन के लिए होती है एंड ऑलमोस्ट इट इज फॉर 10 ईयर्स, जिसमें आपको एजुकेशन और हेल्थ केयर की जो है वो फुल एक्सेस मिलती है जैसा कि वहाँ के सिटीजन्स को मिलती है।
तो सर यहाँ पे हमारे पास पीआर के हवाले से जो सबसे बेस्ट कंट्री है, नंबर 1 पे जो आता है वो कौन सा है? जो नंबर 1 पे देखें, वैसे तो बहुत सारी कंट्रीज हैं, बट हम आज का जो टॉपिक लेके आए हैं वो टॉप डेस्टिनेशंस का लेके हैं, जिनकी पीआर जो है वो कम ड्यूरेशन के बाद जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इनकी सिटीजनशिप भी जो है वो कम ड्यूरेशन में आप ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल में हमारे पास जो नंबर 1 पे कंट्री आती है वो आती है पुर्तगाल। पुर्तगाल एक बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत खूबसूरत कंट्री है, इजी टू सेटल कंट्री है, फ्रेंडली इमिग्रेशन वाली कंट्री है। इफ यू आर लुकिंग फॉर सेटलमेंट ऑप्शन देन पुर्तगाल इज बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि यहाँ पर आप 2 साल लीगली स्टे करने के बाद जो है वो पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखे ना, अब 2 साल का टाइम ड्यूरेशन है आपके। अगर यहाँ पर स्टडी बेस पे भी आप गए हैं तो आपके स्टडी इयर्स भी जो है वो इसके अंदर काउंट हो जाते हैं। हालांकि स्टडी ड्यूरेशन जो है वो फिर भी इससे ज्यादा ही होती है, क्योंकि बैचलर्स या मास्टर्स की अगर हम बात करें 3 से 4 साल तक का तो वो रेंज करता है। इसके अलावा मास्टर्स जो है वो भी 2 साल तक रेंज करता है। तो आपने यहाँ पर लीगली जो है वो 2 साल तक स्टे करना है, और 2 साल स्टे करने के बाद आप पीआर के लिए एलिजिबल होते हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। पुर्तगाल की पीआर की अप्लाई करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? रिक्वायरमेंट्स भी जो है वो ज्यादा टफ नहीं है, बहुत मिनिमम सी रिक्वायरमेंट है। सिर्फ इसमें एक ही मेजर रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है लैंग्वेज की। ठीक है, देखिए लैंग्वेज बैरियर हर कंट्री में होता है। अगर पुर्तगाल की बात की जाए तो यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो पुर्तगीज है। ठीक है, जब आप पीआर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपने यहाँ पे एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होता है इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज का, जिसको आपने क्लियर करना होता है विद द लेवल ऑफ A1 और A2। मींस ये कह लें कि ये बिगिनिंग लेवल है, आपको A1 या A2 लेवल की जो है वो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज आनी चाहिए। सिर्फ आपने वो टेस्ट जो है वो क्लियर करना होता है, उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं पीआर के लिए और आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सर इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, मतलब कितनी देर बाद पीआर मिल जाती है? देखिए टाइम ड्यूरेशन भी ज्यादा नहीं है, 6 to 12 मंथ्स के अंदर अंदर जो है वो आपको परमानेंट रेजिडेंसी दे दी जाती है। अगर आप यहाँ से टूरिस्ट वीजा पे गए हैं, विजिट करने गए हैं, तो आप वहीं पे रहते हुए जो है वो अपने वीजा को जो है वो कन्वर्ट करवा सकते हैं रेजिडेंस परमिट में। बट जैसा कि मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि रेजिडेंस परमिट आप वहां पे ले लेंगे तो फिर आपको वो हर साल या 2 साल के बाद जो भी उनकी टाइम ड्यूरेशन होती है, उस टाइम ड्यूरेशन के बाद आपने उसको रिन्यू करवाना होता है। तो सर ये तो बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन है, थोड़े से वक्त में पीआर मिल जाती है, और स्टूडेंट्स के पास इनफ टाइम होता है कि अपनी स्टडीज के दौरान पुर्तगीज सीख लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसकी जो सिटीजनशिप है उसका क्या सीन है, कितनी देर में मिलती है? बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इट इज बेस्ट ऑप्शन फॉर सेटलमेंट। पुर्तगाल एक ऐसी कंट्री है जो कि आपकी सेटलमेंट, आपकी एडजस्टमेंट होने के हवाले से आपकी एक बहुत अच्छी चॉइस रह सकती है, क्योंकि ये एक ऐसी कंट्री है, देखें आपको यहाँ पर लीगली जो है वो 5 इयर्स स्टे करना होता है। आपने पीआर ले ली, आपने लीगली यहाँ पर 5 इयर्स जो है वो स्टे करना है। 5 इयर्स के बाद जो है वो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं सिटीजनशिप के लिए। अच्छा सर, हमें आप यहाँ पे ये बताएं कि परमानेंट रेजिडेंसी में और सिटीजनशिप में क्या फर्क होता है? देखिए परमानेंट रेजिडेंसी अलाउज यू टू लिव कंफर्टेबली इन दैट कंट्री फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट सिटीजनशिप प्रोवाइड्स यू मेनी राइट्स एंड प्रिविलेजेस। मींस ये कहने कि सिटीजनशिप में जो है वो आपको फुल जो है वो वहाँ की नेशनल आइडेंटिटी मिल जाती है, आपको वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं, आपको पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर से ऑब्लिगेशंस जो है वो हट जाती हैं। मींस के सिटीजनशिप इज अ नेक्स्ट लेवल ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी। इसका मतलब तो सर ये हुआ कि जिस तरह आप अपने होम कंट्री में रहते हैं उसी तरह आप दूसरी कंट्री में जाके रह सकते हैं। बिल्कुल, देखें ना, सिटीजनशिप जिसको हम शहरियत भी कहते हैं, तो वो ये चीज ही होगी, सिटीजनशिप को ही हम कहेंगे ना, कि आपको वहां पर देखें हर तरह से राइट्स मिल जाते हैं। आपको वहां की जो है वो फुल आइडेंटिटी मिल जाती है, आपको वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं, मींस के आपको पॉलिटिकल राइट्स मिल जाते हैं, आपके ऊपर से जो ऑब्लिगेशंस होती हैं वो हट जाती हैं। बट इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना, आपको वहां पर टैक्स भी देना पड़ता है, आपने वहां पर टैक्स देना है। ओवरऑल ये कह लें कि सिटीजनशिप जो है ना वो नेक्स्ट लेवल है परमानेंट रेजिडेंसी से। परमानेंट रेजिडेंसी तो फिर भी आपको 10 साल की मिलती है ना, तो सिटीजनशिप तो ता हयात आपको मिलती है कि जब आपने मरना तभी खत्म होनी है, उससे पहले वो खत्म नहीं हो सकती। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड नंबर पे कंट्री आती है वो आती है स्पेन। स्पेन इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल एंड वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेस हैविंग अ ग्रेट एनवायरनमेंट, जहां पर दुनिया भर से जो है वो लाखों की तादाद में टूरिस्ट भी आते हैं, स्टूडेंट्स भी आते हैं। मतलब ये कह लें कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं, बट डिफरेंट जो है वो मतलब यहाँ पर एस्पेक्ट्स के लिहाज से आ रहे हैं। कोई एजुकेशनल एस्पेक्ट्स के लिहाज से आ रहा है, कोई यहाँ पर टूर करने आ रहा है, विजिट करने आ रहा है, एक्सप्लोर करने आ रहा है इस कंट्री को। देखिए स्पेन भी एक ऐसा कंट्री है जो आपको वहां पर लीगली 2 साल स्टे करने के बाद पीआर जो है वो ऑफर करता है। 2 साल के बाद जो है वो आप एलिजिबल हो जाते हैं, बट बात वही है कि आपने वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए चलना होता है। आप टैक्स पेयर होने चाहिए, वहां पे आप टैक्स दे रहे हैं तो आप 2 साल के बाद एलिजिबल हैं, आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो आफ्टर स्टडीज यू कैन गेट योर वर्क वीजा, एंड उसके बाद आप जो है वो रेजिडेंस परमिट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स को यहाँ पर आफ्टर स्टडीज जो है वो उनको वर्क वीजा दिया जाता है, तो वर्क वीजा मिलने के बाद जो है वो यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं पीआर के लिए। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट्स की मैं बात करूं तो देखिए इसकी भी रिक्वायरमेंट सेम वैसी ही है, कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है वो रिक्वायरमेंट आ रही है तो ऑफिशियल लैंग्वेज की आ रही है, बैरियर जो आ रहा है वो लैंग्वेज का आ रहा है।
यहाँ पर पीआर अप्लाई करने के लिए आपको जो है वो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि स्पेनिश है वो आपको B2 लेवल की आनी चाहिए। B2 लेवल की आपको स्पेनिश आती है, आप पीआर के लिए अप्लाई कर दें और 2 साल के बाद आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं पीआर के लिए। तो 2 साल के अंदर चाहे आप स्टडी पे हैं, चाहे व्हाटसोएवर जिस वीजा पे भी आप गए हुए हैं, आप इतनी देर में तो जब वहां पर स्टे करते हैं, क्योंकि ज्यादातर इन कंट्रीज में जो है वो स्टूडेंट्स जाते हैं स्टडी वीजा पर, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर स्टडीज कर रहे होते हैं तो आप वहाँ के लोकल्स के साथ ही स्टडीज कर रहे होते हैं। डिफरेंट लोग भी होते हैं पूरी दुनिया से, बट ये है कि आपको बहुत अच्छे से और आसानी से जो है ना वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज सीखने को मिल जाती है। तो इस तरह स्टूडेंट्स भी जो है वो वहां पर 2 साल के बाद जो है वो पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सिटीजनशिप की मैं बात करूं तो सिटीजनशिप जो है वो यहाँ पर 4 to 5 ईयर्स के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंस जो है वो सिटीजनशिप और पीआर में वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, बट टाइम ड्यूरेशन जो है वो यही होता है कि 2 साल के बाद आप पीआर के लिए अप्लाई कर दें और 4 से 5 साल के बाद पीआर जब मिल जाए, पीआर मिलने के बाद जो है ना वो आप 4 से 5 साल के बाद जो है ना वो आप सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल होते हैं और आप इस सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, हर कंट्री, सिर्फ यही कंट्री नहीं है, हम तो कुछ टॉप डेस्टिनेशंस को मतलब डिस्कस कर रहे हैं पीआर के हवाले से, बट यही जो कंट्रीज जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये कंट्रीज जो है ना आपके स्टडी ड्यूरेशंस को भी काउंट करती है। अगर आप बैचलर्स के लिए गए हुए हैं, देखें 2 साल के बाद आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं पीआर अप्लाई करने के लिए। तो आप अगर बैचलर्स कर रहे हैं वहां पर, तो 4 साल का आप बैचलर्स है, 2 साल आपने वहां पर स्टडीज कर ली, आपको 2 साल के अंदर अंदर लैंग्वेज आ ही जाती है, तो आप 2 साल के बाद वहां पर पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे जो बेनिफिशियल बात है वो ये है कि उनके स्टडी ड्यूरेशन भी इन कंट्रीज में काउंट होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है, देखें यहाँ से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है वो मतलब स्टडी बेस पे गए होते हैं, बट वहां जाके वो स्टडीज भी कर रहे होते हैं और अपनी साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे होते हैं अपने मंथली एक्सपेंसेस को इजीली बेयर करने के लिए। तो वहां पर उनको जो है वो वर्क वीजा भी दे दिया जाता है। जब स्टूडेंट्स को वर्क वीजा मिल जाता है तो वर्क वीजा के बाद वो पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बताया कि ये दोनों कंट्रीज जो हैं वो स्टडी ड्यूरेशन को भी काउंट करती हैं, तो इसी तरह हमारे पास जर्मनी है जो कि स्टडी ड्यूरेशन को भी काउंट करती है, और आप इस पासपोर्ट पे 192 कंट्रीज वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपका जर्मनी में 5 साल का लीगली स्टे होना चाहिए, फिर चाहे आप स्टूडेंट वीजा पे गए हैं या वर्क वीजा पे गए हैं, लेकिन आपका 5 साल का लीगली स्टे होना जरूरी है। बिल्कुल, देखें यहाँ पर जितनी भी मतलब हम कंट्रीज को डिस्कस कर लें, वो सिर्फ रिक्वायरमेंट्स उनकी यही होती है कि उन्होंने सिर्फ टाइम ड्यूरेशन सेट किया होता है कि आपने इस टाइम ड्यूरेशन के लिए लीगली इस कंट्री में स्टे करना। और अगर यहाँ पे जर्मनी में स्टूडेंट मास्टर्स के लिए जाता है तो 3 साल लग जाते हैं उनको मास्टर कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद स्टूडेंट पीआर के लिए अप्लाई कर सकता है, देन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे 5 साल का ड्यूरेशन होता है, तो अगर 3 साल का मास्टर कर रहा है तो 3 साल के बाद वो पीआर के लिए अप्लाई करेगा। उसके बाद अगर वो कोई जॉब, फुल टाइम जॉब ले लेता है तो उसके बाद वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। तो मिस, हमें यहाँ पर आसान अल्फाजों में ये बताएं कि मतलब पीआर तो आपने बता दिया कि 3 साल के बाद मिलती है, सिटीजनशिप जो है वो 5 साल के बाद मिलती है। बिल्कुल, 5 साल के बाद। 3 साल के बाद पीआर के लिए एलिजिबल होता है, और उसके बाद अगर फुल टाइम जॉब कर लेते हैं तो उनका वो ड्यूरेशन काउंट होगा। उसके बाद 5 साल के बाद वो सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब यानी पीआर के बाद उन्होंने लीगली जो है वो 5 साल तक जर्मनी में स्टे करना है, और 5 साल जर्मनी में लीगली स्टे करने के बाद जो है वो वहां पर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट उसके लिए फिर वही चीजें आ जाएंगी कि आपने वहां पर जो है वो टैक्स पे करना है, आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। बिल्कुल, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके अलावा यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट्स होती है कि आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए जो कि B1 लेवल की होती है। इसके अलावा आपने इंटीग्रेशन टेस्ट देना होता है जो कि यहाँ की लैंग्वेज का टेस्ट होता है, लेकिन अगर आपकी डिग्री जर्मनी से तो आपको ये टेस्ट देने की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा आपने यहाँ का जो एक फॉर्म होता है उस पर साइन करने होते हैं जो कि डिक्लेरेशन ऑफ लॉयल्टी होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप जर्मन स्टेट के साथ लॉयल हैं, बिल्कुल ऐसे आप उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें। बिल्कुल, देखें बात वही आ गई ना कि उन्होंने आपसे वहां पर जो है वो एग्रीमेंट करवाया है। हमारे पाकिस्तान की तरह नहीं है कि जाओ आजाद हो, जो मर्जी करो, जैसे मर्जी करो, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। वहां पे उन्होंने आपसे जो है वो मतलब एक लॉयल्टी के अकॉर्डिंग जो है वो आपसे एक परफॉर्मा साइन आउट करवाया कि आप लॉयल हो कि इस कंट्री के साथ चलेंगे, देन आप जो है वो वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। और जर्मनी का एक फायदा और भी है कि अगर आप सारा ड्यूरेशन स्टूडेंट वीजा पे निकाल लेते हैं तो आपको वो ड्यूरेशन भी काउंट होता है, लेकिन उसके बाद आपको जॉब, फुल टाइम जॉब लेना जरूरी होता है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ये देखती है कि आप खुद को अफोर्ड कर सकते हैं या अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ऑब्वियसली सी बात है। देखिए, आपने वहाँ की पीआर हासिल करनी है। पीआर की मैंने आपको जैसे कि टाइम ड्यूरेशन बताया कि आपको 10 साल तक जो है वो मिल सकती है। जाहिर बात है, आपके पास 10 साल रहना है, आपके पास 10 साल रहने के लिए कोई खर्च करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना, कोई बैक एंड सेविंग। बिल्कुल ऐसे ही है, आपके पास कोई इतनी कह लें कि सेविंग्स होनी चाहिए कि आप वहां पर 10 साल रह सकें। क्योंकि देखें, जब आपने वहां पर पीआर ले लेनी है, पीआर पे रहना है, पीआर के बाद जब आपने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना है तो जाहिर बात है जर्मनी में रहना, खाली हाथ तो नहीं ना रहना आपने। तो ऑब्वियसली सी बात है, वहां पर ये चीजें जो है वो बहुत काउंट की जाती है। और इसके अलावा जो सबसे जरूरी चीज ये है कि आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, देखे ना, अब मैं ये समझता हूँ कि ये जो रिक्वायरमेंट है वो खासकर उन्होंने इंटरनेशनल्स के लिए जो है वो चूज की है। क्योंकि देखें, हमारे देखें सीधी सी बात है, देखें कोई गलत बात नहीं है, ये हकीकत है। हकीकत को हमेशा हकीकत ही जानना चाहिए।
लिए। सच हमेशा होता कड़वा जरूर है, लेकिन होता सच ही है। हमारे इंटरनेशनल्स ही ऐसे होते हैं जो वहां पर जाके इस तरह की हरकत वगैरह करते हैं, फिर वो जो है वहां पर इलीगली जो है वो मतलब क्राइम्स में और एक्टिविटीज में जो है वो मुलविस हो जाते हैं। तो इस वजह से उन्होंने जो है ये एक मतलब कह लें कि रिक्वायरमेंट सेट की है कि आपका कोई किसी किस्म का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, आप बिल्कुल क्लियर होने चाहिए इन चीजों से। बिल्कुल, फिर चाहे वो कोई भी कंट्री हो, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। ऐसी बात है, बिल्कुल। इसी तरह हमारे पास नीदरलैंड आता है जिसको हम हॉलैंड भी कहते हैं। इसकी पीआर के लिए आपने 4 साल लीगली स्टे करना होता है। जैसे आप लीगली 4 साल स्टे कर लेते हैं, उसके बाद आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और पीआर के लिए एलिजिबल होने के बाद आपने 5 साल वहाँ पे लीगली स्टे करना होता है, फिर आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्वियसली सी बात है। देखें, अब पाकिस्तान से तो बहुत सारे जो मतलब जाते हैं लोग, वो ज्यादातर स्टूडेंट्स ही होते हैं जो कि स्टडी वीजा पे जाते हैं। तो जैसे कि पहले भी बताया कि स्टडी ड्यूरेशन में इनमें जो है वो काउंट हो जाते हैं। तो देखें, 4 साल लीगली स्टे करने के बाद आपको पीआर मिल जाती है। तो यही समझ लें कि जब तक आपने बैचलर्स करना होता है, आपकी बैचलर्स हो जाती है और साथ ही आप पीआर के लिए एलिजिबल भी हो जाते हैं, आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनकेस अगर आप मास्टर्स के लिए भी जा रहे हैं तो सो व्हाट, आप मास्टर्स वहाँ पे अगर 2 या 3 साल का भी है, आप 2-3 साल की अपनी स्टडीज करें, उसके बाद आपको जो है वो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है जिसको हम जॉब सीकर वीजा भी कहते हैं। आप अपने लिए जॉब फाइंड आउट करते हैं, जॉब करते हैं, तो आपका वो भी टाइम जो है वो देखते देखते गुजर जाता है और आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उतना ड्यूरेशन हो जाता है कि आप इजीली सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इसके अलावा बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स के अलावा भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वहाँ पे जाके शादी करके सेटल होना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उनके लिए भी ये ऑप्शन है कि अगर आप वहाँ पे जाके शादी करते हैं तो आप इजीली सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक मैम यहाँ पर सिर्फ ये 3 कैटेगरीज ही फॉल करती हैं, मतलब लाइक स्टूडेंट वीजा जिसको हम स्टडी वीजा कहते हैं, इस पे भी आप जाके कर सकते हैं। इसके अलावा आप मतलब मैरिज के अकॉर्डिंग जो है वो वहाँ पर सेटलमेंट की ऑप्शन देख सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट, ये 3 चीजें ही होती हैं मतलब जिसकी बेस पे आप जो है वो वहाँ पर पीआर के लिए और सिटीजनशिप के लिए जो है वो एलिजिबल हो सकते हैं। क्योंकि ये मैं टाइम ड्यूरेशन के हवाले से बात कर रहा हूँ। देखिए, विजिट तो आपका जाहिर सी बात है इतने टाइम ड्यूरेशन का नहीं होगा। आप एक कंट्री को विजिट करने जा रहे हैं जहाँ की पीआर ही 3 साल के बाद मिल रही है, तो आप 3 साल तो वहां पे विजिट नहीं करते रहेंगे उस कंट्री को। वो तो जाहिर सी बात है, आप स्टडीज पे जा रहे हैं क्योंकि वो टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होती है, चाहे बैचलर्स पे जा रहे हैं या मास्टर्स पे, इवन कि आप चाहे पीएचडी एमबीबीएस करने भी जा रहे हैं, या उस बेस पे आप पीआर और सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या आप यहाँ से कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है किसी दूसरी कंट्री में या जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उस बेस पे आप पीआर या सिटीजनशिप के लिए मतलब अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप यहीं से बैठे बैठे किसी वहाँ की फॉरेन लड़की से या यहाँ से बैठे हुए कोई लड़की वहाँ के फॉरेनर लड़कर से जो है वो मतलब शादी करना चाहे, तो इस बेस पे जाके जो है वो मतलब वहाँ पर पीआर और सेटलमेंट के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे है। और अगर आप वहाँ पे जाके नीदरलैंड में शादी करते हो तो आपकी जो मैरिज होती है वो वहाँ पे रजिस्टर्ड होनी चाहिए। और आपका जो स्पाउस होगा उसको A2 लेवल की डच लैंग्वेज आनी चाहिए, जो कि बहुत ही बिगनिंग लैंग्वेज है, तो इजीली सीख भी सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह हमारे पास बेल्जियम आ जाता है। आपने वहाँ पे लीगली 5 साल स्टे करना होता है, उसके बाद आप उसकी सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब यानी कि आपने सिर्फ 5 साल वहाँ पे स्टे करना और डायरेक्टली 5 साल के स्टे करने के बाद आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप स्टडी वीजे पे जा रहे हैं तो आपका वो ड्यूरेशन काउंट होगा। और अगर आप किसी जॉब पे जा रहे हैं तो आपने वहाँ पे अगर किसी कंपनी के साथ 5 साल का स्टे कर लिया तो आप डायरेक्टली सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कि आपने अगर मतलब ये वहाँ पर कोई काम कर रहे हैं, काम करने के लिए जा रहे हैं, 5 साल का आपका एग्रीमेंट हो गया कंपनी के साथ, 5 साल आपने वहाँ पर जॉब करनी है, 5 साल के बाद आप जो है वो मतलब इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और मजे की बात यह कि बेल्जियम की 3 ऑफिशियल लैंग्वेज है, डच, फ्रेंच और जर्मन। आपको इन तीनों में से किसी भी एक लैंग्वेज का आना जरूरी होता है, जो कि A2 लेवल की होती है, बहुत ही मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है। बिल्कुल। और इसके अलावा आपका इंटीग्रेशन टेस्ट होता है जो कि यहाँ की लैंग्वेज टेस्ट होता है। तो इस तरह आप 5 साल के बाद वहाँ की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और सर इसी तरह हमारे पास और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, लाइक रोमानिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इनको भी स्टूडेंट को कंसीडर करना चाहिए क्योंकि इनकी जो पीआर है वो भी इजीली मिल जाती है और सिटीजनशिप के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं इजीली। मतलब यानी कम टाइम ड्यूरेशन में इन कंट्रीज की भी जो है वो मतलब पीआर में इजीली मिल जाती है, और मतलब सिटीजनशिप जो है वो भी कम टाइम ड्यूरेशन में मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के साथ। मेरे हिसाब से तो खाली लैंग्वेज बैरियर ही रहता है, और तो कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और अगर आप स्टडी पे जाते हैं तो आपके पास इनफ टाइम होता है कि आप वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज सीख सकते हैं, तो आप इजीली यहाँ की पीआर और सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब ये सारी जो कंट्रीज हमने जो डिस्कस की हैं, कुछ कंट्रीज के एट द एंड अभी हमने नाम बताए हैं, मतलब स्टूडेंट्स इन कंट्रीज को कंसीडर कर सकते हैं जो कि मिनिमम टाइम ड्यूरेशन में मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के साथ जो है वो पीआर भी दे रही है और सिटीजनशिप भी जो है वो ऑफर कर रही है। सो व्यूअर्स, आई थिंक सो कि दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम आवर साइड। और भी बहुत सारी कंट्रीज को हम इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जो है वो डिस्कस करेंगे।
पीआर और सिटीजनशिप के हवाले से, बट ये कुछ कंट्रीज ऐसी थी जो कि टॉप रैंकिंग थी, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के साथ आपको पीआर जो है वो ऑफर करती हैं। इवन कि आप वहां पर मिनिमम टाइम ड्यूरेशन में जो है वो इन कंट्रीज की सिटीजनशिप भी हासिल कर सकते हैं, जिनको हासिल करने के बाद आपके पास यहाँ पर बहुत सारे मौके होते हैं अपने लिए अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करने के लिए। आप दूसरी यूरोपियन कंट्रीज का जो है वो विदाउट एनी वीजा एंड डॉक्यूमेंटेशन जो है वो ट्रेवल कर सकते हैं, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन जा सकते हैं, आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं और अपना फ्यूचर जो है वो बिल्डअप कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। और अगर आपको इस तरह की वीडियो और कंटेंट जो है वो अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें कि हम फर्दर जो है वो किन कंट्रीज को लेके किस बारे में डिस्कशन करें, ताकि हम आने वाले वक्तों में उन टॉपिक्स के ऊपर भी डिस्कशन करें और आपकी क्यूरीज और आपकी प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व कर सकें। सो मैम, आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम आवर साइड। तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दे इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।